करते हैं प्रैक्टिस सेट 9 पॉलिटिकल का अंतिम प्रैक्टिस सेट है। अब इसके बाद हिस्ट्री चलेगा, इसके बाद इकोनॉमिक्स का चलेगा, इसके बाद आपका ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसके बाद बायोलॉजी का भी खत्म हो चुका है और बायोलॉजी का भी चलेगा मॉक टेस्ट। जो जो खत्म हो रहा है उसका मॉक टेस्ट चलेगा, जो जो नहीं खत्म हुआ है उसको आगे ऑनलाइन खत्म करेंगे, तभी मॉक टेस्ट चालू करेंगे। बस आप वेट करें और वॉचिंग करते रहें। और सबसे बड़ी बात कि आपका टेंशन न लेने की बात करता हूं मैं नलिनी अकाडमी शिक्षा मंत्र जीके जीएस में, क्योंकि बीपीएससी हो या एनटीपीसी शुरू करते हैं और मॉक टेस्ट देते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा वरना क्वेश्चन चुक जाएगा। कैसे? तो चलिए दिखाते हैं। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या शक्ति है? अब धन विधेयक की बात कर रहा है और इसमें राज्यसभा दे दिया है। बताइए, इसमें शक्ति की बात हो रही है, राज्यसभा की शक्ति है? बताइए, इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है। क्या ऑप्शन में सही है? कौन सा आंसर सही होगा बता सकते हैं? तो याद रखिएगा, राज्यसभा की जैसे ही बात होगी तो धन विधेयक इसमें कोई मतलब नहीं होगा। तो राज्यसभा को कोई शक्ति नहीं है धन विधेयक में। तो ऑप्शन नंबर डी, इसके पास कोई शक्ति नहीं होता राज्यसभा के पास धन विधेयक के मामले में। याद रखिएगा। क्लियर आंसर? ऑप्शन नंबर डी दिए होंगे वो सही दिए होंगे। थोड़ा सा जूम कर देता हूं। ये सवाल अगर टिक लगा दिए तो समझ जाइए आपका तैयारी आर्टिकल में है। कैसे? चलिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहां लागू किया गया था? अब कौन से राज्य में लगा था, यही तो सवाल है सबसे पहले। और 356 जो है ये आप जानते हैं, हमारा आपातकाल 3 है। कौन कौन? 352, 356 जो कि आप देख रहे हैं, और 360। तो याद रखिएगा 352, 356 और 360 ये जो है आपका आर्टिकल है जो कि किससे संबंधित है? आपातकाल से संबंधित, जिसमें आपसे पूछ रहा है 356। तो ये राष्ट्रपति शासन का सर्वप्रथम कहां लागू हुआ था, किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। पंजाब में, सबसे पहले पंजाब में लगा था। क्लियर? इस पे अलग बात। और भी जो मैंने प्रैक्टिस सेट में शुरू से जो मैं अगर प्रैक्टिस सेट देते आ रहे हैं तो याद रखिएगा ये छठे प्रैक्टिस सेट में इसकी चर्चा की गई है। ठीक है, अब बात करते हैं आपका तीसरा प्रश्न। राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता प्रथम बार मिला या मिली, वर्ष बताइए। तो इसमें आधा है, इसे पूरा कीजिए। तो मिली वर्ष क्या है? तो अगर पूछ दे कि मान लीजिए राजनीतिक दल का संवैधानिक मान्यता एक होगा ना, मिला था, तो किस वर्ष मिला था, ये सवाल आपसे पूछ रहा है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है कि क्या आंसर होगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर 3 का सी आंसर होगा 1985 में। तो 1985 में क्या हुआ था कि राजनीतिक दलों को संवैधानिक मान्यता मिला था और ये 100% सही है, जो सी लगाएंगे। चलिएगा, चौथे प्रश्न की बात करते हैं। तो चौथे प्रश्न का आंसर को ध्यान से आगे क्वेश्चन पढ़िए, फिर आंसर आप जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? अब नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है तो आपको इस 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। आप पढ़िए और बताइए क्या नहीं है, बता सकते हैं? तो सिंपली अच्छे से आप बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, काम का अधिकार जो है राज्य नीति निर्देशक है, मद निषेध ये सब जो है राज्य नीति निर्देशक के तहत आता है, और समान कार्य हेतु समान वेतन की बात करेगा तो हम बताएंगे राज्य नीति निर्देशक में। लेकिन ऑप्शन नंबर डी, ये सूचना का अधिकार जो है मौलिक अधिकार है, तो ये आपका जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाए 4 का वो सही लगाए। पांचवें प्रश्न की बात करते हैं। पांचवें प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रस्ताव जो है भारत में मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जा सकता है? तो मंत्रिपरिषद द्वारा रखा जाता है कौन सा प्रस्ताव, उस प्रस्ताव को बताइए, क्या कहेंगे? तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, जैसे ही मैंने एक क्वेश्चन, आप प्रैक्टिस सेट अगर मेरा 8वां दिए होंगे 7वां दिए होंगे, उसमें क्वेश्चन रिपीट हुआ था। अगर सरकार के द्वारा बात किया जाए, अगर जैसे मंत्रिपरिषद मतलब सरकार के द्वारा, अगर सरकार के द्वारा होगा तो विश्वास पात्र होगा, अगर सरकार के खिलाफ अगर होगा तो अविश्वास प्रस्ताव होगा, ये आप जानते हैं। और अगर स्थगन प्रस्ताव आपसे ये सवाल है, क्योंकि मैं ये जो है प्रैक्टिस सेट 6 में इसको बताया हूँ, और आप अगर इस वीडियो को देखे होंगे प्रैक्टिस सेट 6 तो इसके बारे में आप बताइए, एक सवाल तो आपसे बनता है, तो बताइएगा क्या है स्थगन प्रस्ताव। तो जैसे ही मंत्रिपरिषद द्वारा होगा तो ऑप्शन नंबर डी विश्वास प्रस्ताव होगा। यही अगर होता कि मंत्रिपरिषद के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ जो होता तो मान लीजिए वो होता अविश्वास प्रस्ताव। समझ में आ रहा है? ये सिंपली मैं समझाने की कोशिश किया। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आप अब डरिएगा नहीं, टिक लगा के आइएगा। जैसे ही मंत्रिपरिषद द्वारा अगर बात किया जाए
कि भारत में अगर मंत्रिपरिषद हो या भारत सरकार द्वारा जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे विश्वास प्रस्ताव रखते हैं। अगर मंत्रिपरिषद के खिलाफ या भारत सरकार के खिलाफ अगर बोल दे तो अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। क्लियर? स्थगन का बताइए आप, तब बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, मैं बता चुका हूं बहुत बढ़िया सा स्थगन प्रस्ताव का, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। अब छठे प्रश्न की बात करते हैं। छठे प्रश्न की अगर बात करें तो हमको बताइए कि भारत के संविधान के अनुच्छेद जो है 371, वो भी 371 का कौन सा? ख में निम्नलिखित राज्य या राज्यों में से किसके लिए विशेष उपबंध जो है क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है या प्रावधानित है, बताइएगा। अब देखिए 371 की बात कर रहा है। 370 तो हम जानते हैं, 370 की अगर बात करते हैं तो 370 तो जम्मू कश्मीर से था जो कि हट गया है, और 370 का एक भाग हटा है। ये बार बार याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि बोलिएगा कि सर 370 सब नहीं हटा, 370 का एक भाग हटा है। अब यहाँ पे आपसे पूछा 371 ख पूछ रहा है, तो बताइए किससे संबंधित है? अब 371 तो हम जानते हैं कि नागालैंड सबसे संबंधित है ना, संबंधित है। लेकिन हम यहाँ पे सवाल बनता है कि ख पूछ रहा है, तो क्या नागालैंड सही होगा? नहीं, ये ऑप्शन नंबर बी असम होगा। तो 371 ख में अगर बात करें तो ये विशेष उपबंध जो किया गया है असम के लिए किया गया है, जो ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, क्लियर? अब 7वें प्रश्न की बात करते हैं। तो संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है? अब सोचिए, संघ की अगर कार्यपालिका शक्ति की बात करें तो राष्ट्रपति को निहित होता है, लेकिन किस आर्टिकल के तहत, कौन से आर्टिकल हैं ये बताना है, जो कि राष्ट्रपति को मतलब शक्ति देता है, कार्यपालिका शक्ति प्रदान करता है, बताएंगे। तो 7वें प्रश्न का आंसर का जवाब आप जानते हैं बहुत अच्छे से, ऑप्शन नंबर सी 53। आर्टिकल 53 मतलब अनुच्छेद 53 जो है बताता है कि कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथ में, राष्ट्रपति के निहित होता है। सिंपल सवाल। चलिएगा, क्योंकि 8वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार सवाल बना है, लेकिन बहुत लोग इसे इग्नोर कर देते हैं। अब सोचते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं पूछते, अब पूछते हैं। चलिए कैसे बात करते हैं। देखिए, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत जो है एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है, मतलब प्रावधान करता है, तो निर्वाचन आयोग से संबंधित है। अब आर्टिकल पूछ रहा है, बताइए, जवाब दीजिए इसका। तो आर्टिकल इसका बहुत सिंपल है, आप आर्टिकल देख लीजिए और बताइए क्या होगा आंसर। तो 8वें प्रश्न का आंसर आपसे पूछेगा तो ऑप्शन नंबर डी जो लगाएंगे, आर्टिकल 324 के अंतर्गत होता है, मतलब अनुच्छेद 324 के अंतर्गत, मतलब 324 के अंतर्गत होते हैं, आर्टिकल में डाले गए हैं। क्या? निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है। ये सवाल आपसे क्लियर हो गया। तो निर्वाचन आयोग का जैसे ही बात करेगा 324 लगा दीजिएगा। चलिए, 9वें प्रश्न अब बहुत इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में आने वाला पेपर का क्वेश्चन है। सबसे बड़ी बात बताऊं, पंचवर्षीय योजना, पंचायती राज, ये सब जो है इंपॉर्टेंट बनता है, और एक ना एक सवाल तो निश्चित हर एग्जाम में, कोई भी एग्जाम उठा के देख लीजिए, देगा ही। तो पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना के लिए अनुशंसा की गई थी। तो जैसे ही पंचायती राज व्यवस्था की बात किया जाए, स्थापना की बात किया जाए, अनुशंसा की बात किया जाए, तो इसमें बताइए किसके तहत की गई थी। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पंचायती राज त्रिस्तरीय है, ये तो आप अच्छे से जानते हैं। अब त्रिस्तरीय है तो त्रिस्तरीय लाने वाले कौन थे? बलवंत राय मेहता। आप आंसर का जवाब दीजिए, तब मैं थोड़ा सा डिटेल बात करता हूं। तो बलवंत राय मेहता। अब जैसे ही बलवंत राय मेहता को आप समझे होंगे, सुने होंगे, वैसे ही ऑप्शन नंबर डी आपको दिख रहा होगा। तो 1957 की बात करते हैं, 1957 की बलवंत राय मेहता समिति के रिपोर्ट द्वारा ये जो है पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई। सिंपल। और ये 1957 देख रहे हैं। सबसे सर्वप्रथम की बात करेंगे कि भारत के राज्य, कौन से राज्य में ये अपनाया गया है, और राजस्थान में, और राजस्थान के कौन से जिले में अगर पूछे तो नगौरा जिला में। ऐसे नगौरा बोला जाता है, ठीक है, नेहरू जिला बोला जाता है ऐसे। तो नगौरा या नेहरू कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली एक ही नाम है, ठीक है। चलिए आगे चले, चलिएगा। बात करते हैं 10वां प्रश्न, मौलिक अधिकारों की संरक्षक है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? बॉडीगार्ड कौन है? बता सकते हैं सिंपल। संरक्षक कौन होता है? बॉडीगार्ड होता है। तो मौलिक अधिकार का बचाव कौन कर सकता है? आप अब मान लीजिए हम अपना मौलिक अधिकार के बचाव के लिए हम कहाँ जा सकते हैं? वो मेरा बॉडीगार्ड कौन है? तो आप जैसे ही इस बात की बात करेंगे तो हम बताएंगे किसका, बताइए। अगर मौलिक अधिकार का संरक्षक की बात करेगा तो हम बताएंगे ऑप्शन नंबर ए, न्यायपालिका। यही तो बात कर रहा था।
और हम लोग कहाँ जाते हैं अपनी मौलिक अधिकार के लिए? न्यायपालिका में भी जाते हैं, उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में, इसलिए इसे बॉडीगार्ड कहा जाता है। लेकिन संशोधन ही सब की बात होगी ना तो संसद ही करेगा, ठीक है। देखिए 11वें प्रश्न को थोड़े से अच्छे से देख लेते हैं। क्यों? क्योंकि मंत्रिपरिषद की बात कर रहा है। तो जैसे देखिए 11वां प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत, त्यागपत्र देना है उसके उपरांत अगर बात करें निम्नांकित में से कौन सा सही स्थिति नहीं होता है। तो देखिए सही स्थिति के अगर अनुसार देखें तो इस 4 ऑप्शन में आपको आप देखिए आपको क्या लगता है कौन सा सही स्थिति नहीं होता है। अगर मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र हो तो उसके उपरांत अगर निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही नहीं होता है, तो देखिए इसमें राष्ट्रपति शासन जो लागू होता है हो जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, यही सही स्थिति नहीं होता है। अगर मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे देगा तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, ये भी है, क्योंकि सब तो हट गया तो कार्यभार किसका आ गया? राष्ट्रपति के हाथ में आ जाता है, तो वो स्थिति आपको सही नहीं माना जाता है। तो यही आंसर आपका सही है, यही तो पूछ रहा है। चलिएगा अगर 12वें प्रश्न की बात करते हैं, 12वें प्रश्न है कि अग्रलिखित में से कौन सा एक भारत का शासन अधिनियम जो है 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है। देखिए अब भारत शासन अधिनियम 1935 देख रहे हैं जिसमें अग्रलिखित है, ठीक है, महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं माने जाते हैं। तो जैसे देखिए देश के लिए लिखित संविधान, ये तो माना गया है 1935 के तहत, ठीक है। विधानमंडल के लिए निर्वाचित और जवाबदेही प्रतिनिधि, एकदम माना गया है। एक संघ की योजना पर विचार, ये भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ये रखा गया है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो देखेंगे यही जो है आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये जो है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का समावाचित, ठीक है, नॉमिनेट जो कहते हैं किया जाना, ये जो है आपका भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत नहीं है, अस्थायी नहीं माना गया है, अवयव नहीं है, सही नहीं है, ये जान लीजिए। तो ये हो गया 12वां प्रश्न का खत्म। देखिए 13वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है। अब कौन सा है, तो इस 4 ऑप्शन में आप बताइए कि इसमें से कौन सा भाई नीति निर्देशक तत्व है। तो नीति निर्देशक तत्व अगर मेरा वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए, मौलिक अधिकार नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि देखिए ये जो धर्म की स्वतंत्रता है मौलिक अधिकार है, विधि के समझ समानता भी हम मौलिक अधिकार में ही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि समानता की बात करता है। प्रेस की स्वतंत्रता भी मौलिक अधिकार है, लेकिन समान आचार संहिता जो है ये हमारा नीति निर्देशक तत्व में आता है और यही आंसर आपका सही भी होगा। चलिए 14 प्रश्न की बात करते हैं। 14 प्रश्न की बात करते हैं तो आप ध्यान से रखिएगा कि संसदात्मक शासन व्यवस्था क्या है, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। बाहरी आवाजों को इग्नोर करेंगे। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था की बात करें तो इस 4 ऑप्शन के हिसाब से आपको जवाब देना है, क्या आंसर होगा। तो ये एक बात जान लीजिए, न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, एकदम ये जो है आपको समझने की बात है, ठीक है। आगे आप पढ़ लेते हैं, हम बताते हैं कैसे होता है। कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है, तो ये सब जो शासन व्यवस्था जो है सही नहीं है, ऐसा नहीं है, कुछ नियंत्रण तो नहीं है। कार्यपालिका का विधायक पर नियंत्रण होता है, ये भी नहीं सही है, नियंत्रण की बात ही नहीं करेगा ये दोनों में। हाँ बात करेगा क्या, तो विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है, तो कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है विधायिका का, ये सही आंसर है और यही जो है शासन व्यवस्था का सही आंसर बताता है। नहीं कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण, ऐसा क्या होगा, नहीं है, ये कंट्रोल किसी का नहीं है। लेकिन हाँ विधायिका का है कार्यपालिका पर कंट्रोल, यही सही व्यवस्था है और यही सही आंसर है, समझ गए। तो 14 का ऑप्शन नंबर डी। अगर मेरा ऑनलाइन देखें तो आपको ये समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, आप पॉलिटिकल जरूर देख लेंगे। देखिए कोई भी वीडियो अगर देखना है तो उसका प्लेलिस्ट आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो आप जाके प्लेलिस्ट को ज्वाइन करेंगे और प्लेलिस्ट सारा देख सकते हैं, क्योंकि सारा लगभग मैं पढ़ा चुका हूं। एनसीईआरटी का मैं अभी तक नहीं पढ़ाया हूं, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, डिमांड बहुत है, हम जल्द करेंगे। मैं अकेला हूं इसलिए अभी नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन मैं आपकी जो है जल्द करूँगा, क्योंकि हम जानते हैं कि अभी टायर 4 का जो है ज़रूरी हो गया है, क्योंकि रिजल्ट आ रहा है टायर 3 का। चलिएगा 15वां प्रश्न है, भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो अंतर का बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है, ये जवाब आपको देना ही होगा, तो दीजिए। तो 15 प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा क्या होगा, न्यायिक समीक्षा। क्या होंगे, न्यायिक समीक्षा। अगर आपसे पूछे कि भारत की संसदीय शासन प्रणाली एवं ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली में अंतर का बिंदु पूछे, मतलब पॉइंट पूछ रहा है, अंतर पूछ रहा है आपसे, तो बताइए कौन सा है।
तो न्यायिक समीक्षा का ये बात करता है, यही थोड़ा सा अंतर है हमारे भारत संसदीय प्रणाली का और ब्रिटेन का संसदीय प्रणाली का। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी होगा। ये ऑप्शन नंबर सी मैंने टिक लगाने जा रहा था, लेकिन मैंने फिर देखा कि नहीं ऑप्शन नंबर बी है, क्योंकि देखिए द्वि संसद व्यवस्था पे ऐसा कुछ नहीं, सामूहिक उत्तरदायित्व तो ऐसा कुछ नहीं, लेकिन ये जो है आपका थोड़ा सा अंतर है न्यायिक समीक्षा की। ठीक है, ये अंतर हो गया। अब 16वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 16वां प्रश्न में है कि भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार जो है क्या है, बताइएगा। जैसे ही अगर मान लीजिए भारत में मताधिकार है, मतलब वोट देने का और निर्वाचित होने का अधिकार अगर आपसे पूछे तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, चार ऑप्शन में से क्या इंपॉर्टेंट होना जरूरी है, बताइएगा। तो आप 16वां प्रश्न का आंसर का जवाब अगर आपसे पूछ रहा है कोई, तो आपको बिना सोचे ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, क्योंकि संवैधानिक अधिकार होना जरूरी होता है, तभी मत अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार है। नहीं तो नहीं कर सकते आप, निर्वाचित भी नहीं हो सकते, मत वोट भी नहीं दे सकते अगर संवैधानिक अधिकार नहीं है तो। समझ गए आप, अच्छे से जान। चलिए 17वां प्रश्न का जवाब दीजिए। तो 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम जो है ग्रामीण भारत में गरीबी दूर करने हेतु था। अब देखिए गरीबी दूर करना है, ग्रामीण क्षेत्र में हमको गरीबी दूर करना है, मतलब सरकार को करनी है, हमें क्या करनी है, सरकार को करनी है। तो गरीबी दूर करना है हेतु, तो बताइएगा क्या चला था, मतलब क्या कार्यक्रम चला था, उस कार्यक्रम का नाम पूछ रहा है आपसे, बताइए। तो 17वां प्रश्न का अगर आपसे पूछ रहा है तो आप जवाब अच्छे से दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से सभी था, क्योंकि ये सारे कार्यक्रम जो है गरीबी दूर करना था, वो भी ग्रामीण क्षेत्र में। तो इसका नाम याद रखिएगा, सबसे पहले जो है IRDP, ये भी जो है ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी दूर करने के लिए चला था कार्यक्रम। एक और चला था क्या, NREP चला था, ये भी चला था। एक और क्या चला था पता है, एक और चला था आपका ट्राइसेम कार्यक्रम चला था। ये 3 कार्यक्रम जो है चले थे, और भी कार्यक्रम चले हैं जो कि आपको अभी 3 कार्यक्रम पढ़ने हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा डिटेल हम करेंगे तो मॉक टेस्ट नहीं होगा। अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारा ऑनलाइनर जाइए पॉलिटिकल का, देख लीजिए, प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो भारत की संसद में सरकारी कार्य के संचालन के संदर्भ में समापन की अगर बात करें, क्लोजर शब्द की बात करें, तो क्या निर्दिष्ट करता है, तो क्या निर्दिष्ट करेगा, क्या बताना चाहता है, क्या कहने का मतलब है क्लोजर समापन का। तो हम सिंपल चर्चा करते हैं। ऑप्शन नंबर बी, विधायिक प्रक्रिया का कोई नियम जिसके अधीन किसी प्रस्ताव पर आगे चर्चा रोकी जा सकती है। तो आगे जैसे ही चर्चा रोकी जाती है, समझ जाइए वो समापन के तहत होगा। तो जैसे ही विधायिक प्रक्रिया की बात होगी, जैसा होता है ना कि कोई भी चर्चा हो रहा है और उस पर हम रोक दिया अचानक, तो वो हमारा समापन हो गया, समाप्त हो जाएगा। जैसे भंग करना शब्द भी आ जाएगा, तो समझिए समापन हो गया। कोई भी सत्र हो रहा है तो भंग कर दीजिए, तो वो समापन हो गया, वो भी आ जाता है, जो कि हम उसमें उसी तरह का पढ़े थे, किसमें 7 और 8 में समापन शब्द का मतलब पढ़े थे। 19वां प्रश्न है कि भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त कितनी अवधि के लिए पद पर होता है। तो जैसे ही बात करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो जैसे ही बात करेगा मुख्य निर्वाचन आयुक्त की, तो हम वैसे ही क्या लगा देंगे आंसर, इस ऑप्शन के हिसाब से बताइएगा। तो जैसे ही मुख्य निर्वाचन की बात होगी तो 19वां आंसर का ऑप्शन नंबर सी लगा देंगे। अब मान लीजिए इसकी अवधि बात कर रहा है, अवधि मतलब जानते हैं, मतलब समय, कितने समय तक रह सकते हैं। तो जैसे देखिए 6 वर्ष तक तो रह सकते हैं, ये तो फाइनल है, लेकिन या 65 वर्ष की आयु तक के लिए जो भी पहले हो जाए, मतलब कहने का मतलब अगर 6 वर्ष तक काज कर रहे हैं तो आप हट सकते हैं 6 वर्ष के बाद, नहीं तो 6 वर्ष होते हुए भी अगर 65 वर्ष हो गया, मान लीजिए 6 वर्ष नहीं हुआ और 65 वर्ष एज हो गए, तो आपको हटना ही पड़ेगा। ये जान लीजिए, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यही अवधि बताया गया है, और ये इतना बार मैं बताया हूँ कि आपको याद हो गया होगा, क्योंकि स्पेशल निर्वाचन समिति में भी इसकी बात की गई है, जो मैंने चैप्टर बनाया है। नहीं देखे तो देख लीजिएगा। चलिए अब चलते हैं 20वां प्रश्न की बात करते हैं। 20वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया है। तो अंगीकार किया है वो कब किया गया है बताइए। तो अगर भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को हम अपनाए हैं तो कब अपनाए हैं, अंगीकार कब किए हैं, यही सवाल आपसे पूछ रहा है। तो 20वां प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर डी 22 जुलाई 1947 को अंगीकार किया गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। ठीक है, 22 जुलाई 1947 ये परफेक्ट है, अंगीकार किया गया है। ठीक है, ये शब्द इंपॉर्टेंट होता है। 21 भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया। तो जैसे ही भारतीय राष्ट्रगान की बात होगी तो हम डायरेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1911 लगा देंगे।
तो 1911 में सबसे पहले भारतीय राष्ट्रगान पहली बार गाया गया था 1911 में। अब बात करते हैं 22वां प्रश्न, इच्छा मृत्यु को कानूनी रूप देने वाला पहला देश निम्नलिखित में से कौन सा है? बताइएगा कौन सा है। तो अगर इच्छा मृत्यु की बात करता है, इच्छा मृत्यु मतलब आत्महत्या कहिए, और क्या इच्छा मृत्यु वही तो है, आत्महत्या कहिए, के रूप में देने वाला पहला देश इनमें से कौन है? बताएंगे। तो 22वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर सी नीदरलैंड है, और क्या है नीदरलैंड जो है बोल दिया कि इच्छा मृत्यु आपका है, आप जा सकते हैं। अच्छा एक बात बताइए, आपसे एक क्वेश्चन है हिस्ट्री में, इच्छा मृत्यु करने वाला जो है मौर्य काल में कौन था सबसे पहले? बताइएगा कौन शासक था? प्राचीन हिस्ट्री से पूछ रहा हूँ, बताइएगा। इच्छा मृत्यु अपना किया था, बताइएगा। ऐसे तो बहुत सारे थे, लेकिन आप बताइए मौर्य काल के में पूछिए। ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि मौर्य काल में ये पूछा हुआ सवाल है, इसलिए। स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? अब देखिए, स्वतंत्र भारत की पहली महिला राज्यपाल की जैसे ही बात करेगा हम सरोजिनी नायडू को भूल ही नहीं सकते। हाँ, मुख्यमंत्री बोलता तो हम कृपाणी जी को नहीं भूलते। तो ऑप्शन नंबर ए, सिंपल, याद हो गया। ठीक है, चलिए क्लियर। यूपी की बनी थी राज्यपाल, है ना, कांग्रेस की भी अध्यक्ष बनी है। चलिएगा 24वां प्रश्न। 24वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 24वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जो है निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है? तो जैसे ही कार्य क्षेत्र की बात करेगा, निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है, तो क्या नहीं आता है, यही सवाल आपसे पूछेगा। आप सोच लीजिए कि 3 हो है, एक नहीं आंसर होगा, ये तो आप भी जान गए। तो हम सिंपली बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना ये निर्वाचन आयोग कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। आप सोचिए कि हम निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में अगर प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं आएगा तो किसका आएगा? तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराना, राजनीतिक दलों का मान्यता प्रदान करना, राजनीतिक दलों का चुनाव चिन्ह नियत करना, ये सब जो है आपका क्या है, ये सारे आ जाते हैं निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में। लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव कराना यह निर्वाचन आयोग के कार्य क्षेत्र में नहीं आता है। ये सही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए है। चलिए 25 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? बताइए। ठीक है, निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? तो संबंधित नहीं है मतलब कौन संसद से संबंधित नहीं है, इस 4 ऑप्शन में बताना होगा। 25 क्वेश्चन नंबर बताएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी, बर्खास्त करना, यह संसद से संबंधित नहीं है। नहीं, अमुक है, भंग करना, स्थगन करना, यह सब जो है संसद से संबंधित है क्योंकि संसद ये काम कर सकता है। ठीक है, बर्खास्त करने का काम नहीं है संसद को। निम्नलिखित में से एक अस्थायी संस्था जो है कौन सी है? अस्थायी अगर आपसे पूछे तो कौन सा संस्था है जो कि अस्थायी रहेगा, वो कभी हट नहीं सकता? बताइएगा। 26, तो ऑप्शन नंबर ए, परिवार जो है अस्थायी है ये है कि नहीं? परिवार जो है अस्थायी है कि नहीं? परिवार को कभी हटा सकते हो? एक परिवार बढ़ते रहता है, आप जानते हैं, वंशज है। रेड क्रॉस, ये सब जो है अस्थायी नहीं है, कभी भी हट सकते हैं, कभी भी आ सकता है। यूएनओ, ये सब। ठीक है। 27 क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? बताइएगा। अगर मान लीजिए इस ऑप्शन में से अगर स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है तो इस 4 ऑप्शन में से कौन है? बताएंगे। क्या है ऐसा, नाम बताएंगे। तो 27 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर ए जो लगाएंगे, केंद्रीयकरण। यही जो है आपका क्या है, स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक होता है। ठीक है, आपका 28 क्वेश्चन नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा भारत के लिए चुनौती जो है पैदा नहीं करता है? तो जैसे ही बात करेगा भारत का, अगर भारत के लिए चुनौती जो है पैदा नहीं करने वाला कौन सा ऐसा है इस ऑप्शन के हिसाब से, तो हम बताएंगे 28 का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी, समाजवाद जो है यही एक ऐसा है जो कि भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है। देखिए, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे और बीपीएससी वाले लोग तो पक्का देखेंगे क्योंकि ये सवाल ऐसे बनते हैं। कैसे? तो चलिए दिखाते हैं। निम्नलिखित में कौन सी समिति जो है संसद की अस्थायी समिति नहीं है? जैसे ही अस्थायी समिति की बात करेगा, अस्थायी समिति नहीं की बात करेगा, तो हम स्पेशली पढ़ा चुके हैं अस्थायी समिति कितने हैं, अस्थायी समिति कितने हैं। अगर नहीं मेरा ऑनलाइन पढ़े हैं तो जाके पढ़ लीजिए, रिक्वेस्ट है आपसे, तभी आपको एग्जाम में जो है 5 ऑप्शन वाला क्लियर हो सकेगा। तो बताइएगा, अस्थायी समिति नहीं है तो इस ऑप्शन में याद रखिएगा कि ऑप्शन नंबर डी जो दिख रहा है ना, वही अस्थायी जो है समिति नहीं है, मतलब अस्थायी है। वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति जो है ये है अस्थायी।
आप सोच लीजिए, समझ गए आप। हाँ, लोक लेखा समिति अस्थायी है, प्रकलन समिति अस्थायी है, लोक उपकरण जो है उपक्रम समिति जो है अस्थायी है। समझ गए, अस्थायी तो 3 आप देख लिए, और 2 समिति और बताइए कौन सा है आपसे कमेंट बॉक्स में। देखिए कौन सा देश जो है एक दलीय प्रणाली अपना रहा है, तो एक दलीय प्रणाली अपनाने वाला इस ऑप्शन के हिसाब से आपको बताना है क्या होगा। तो 30वां प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी, चीन जो है एक दलीय प्रणाली अपनाने जा रहा है, अपना रहा है, कोशिश कर रहा है। ये जो शब्द है आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये स्विट्जरलैंड के जगह पे कर दिया है, स्कैंडिनेवियास देश से लिया गया है ये लोकपाल शब्द, ठीक है। तो ये शब्द को आप समझ सकते हैं। चलिए इसे बढ़िया कर देते हैं। 31वां प्रश्न क्या है कि लोकपाल का विचार जो है लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? लोकपाल जो लिया गया है हमारे संविधान में, जो आप संविधान लोकपाल जो शब्द है, लोकपाल जो लगता है हमारे भारत में लोकपाल होता है ना, तो वो जो है लिया गया है देश से। कौन से देश से? तो ऑप्शन नंबर सी, 31वां प्रश्न का सी होगा। ये लिया गया है कहाँ से? स्कैनपेड नेविया से, स्कैनपेड नेविया से लिया गया है, स्कैनपेड नेविया देश से लिया गया है। बस यही सवाल है, इसका हमको नहीं लगता कोई क्वेश्चन उतना पूछेगा, क्योंकि पहली बार ऐसा क्वेश्चन देख रहा हूँ मैं। 32 शून्यकाल किसका जो है विवेका अधिकार होता है? तो शून्यकाल जो है किसका विवेका अधिकार होता है? तो शून्यकाल जैसे ही बात करेगा, तो हम शून्यकाल की बातें जैसे ही सुनेंगे तो स्पीकर को याद करेंगे। ये लोकसभा स्पीकर से संबंधित होते हैं, ये लोकसभा स्पीकर ये काम कर सकते हैं। आप जानते हैं प्रश्नकाल के मतलब प्रश्नकाल के बाद तुरंत ये शून्यकाल आते हैं, है ना? आप देखे होंगे, सुने होंगे, मतलब देखने की चीज नहीं है। चलिएगा 33वां प्रश्न है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ जो है किसके द्वारा दिया जाता है या दिलाई जाती है? दिया जाता है या दिलाई जाती है, कोई मैटर नहीं करता, इस पे कमेंट ना करेंगे ठीक है। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो 33वां प्रश्न का आंसर का जवाब याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी, राज्य के राज्यपाल के द्वारा ये होता है। तो जैसे ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात होगी तो ये शपथ राज्यपाल द्वारा, अगर राज्य में है तो सिंपली, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति ने विश्व को क्या नारा दिया था? तो फ्रांसीसी क्रांति जो है नारा दिया था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा देने वाला था। तो 34 का आंसर आपको दिख रहा होगा ऑप्शन नंबर बी, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यही तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिएगा 35वां प्रश्न की बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति केवल किसी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकता है। अगर लिखित राष्ट्रपति के पास पहुंच गया तो वो आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, समझ गए? तो बताइए किनकी होनी चाहिए सिफारिश भाई, किनके द्वारा होना चाहिए, बता सकते हैं किनके द्वारा लिखित होने चाहिए? तो 35 क्वेश्चन नंबर का जवाब आप अच्छे से दीजिए ऑप्शन नंबर बी, ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, तभी उन्हीं का हस्ताक्षर होगा, उन्हीं का लिखित होगा, तभी हो सकता है। क्लियर। 36 क्वेश्चन नंबर है कि संसद जो है किसके माध्यम से सार्वजनिक व्यय पर नियंत्रण करता है, या नियंत्रण मतलब कंट्रोल करता है? तो बताइएगा इस ऑप्शन के हिसाब से। अब जैसे मान लीजिए व्यय की बात हो, वित्त की बात हो रही है, व्यय मतलब पैसे की बात हो रही है, तो उसका नियंत्रण कर रखता है, तो कौन रख सकता है, बता सकते हैं? माध्यम कौन है ये पूछ रहा है आपको, संसद का किसके माध्यम से ये काम होता है, बताइएगा। 36 का आंसर का जवाब आप दे रहे होंगे ऑप्शन नंबर बी, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक। जैसे ही नियंत्रण महालेखा, याद रखिएगा महालेखा परीक्षक वही कर सकता है ये काम। संसद जो है, संसद के जो है नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के माध्यम से ये सार्वजनिक व्यय का कंट्रोल करता है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक केवल एक बार लागू किया गया है? अब बताइए भारत में जो है आपातकाल स्थिति आया था, जो कि केवल एक बार लागू किया गया है। आपातकाल केवल एक बार, गजब बात है भाई, बताइए। तो ऑप्शन नंबर ए, आंतरिक आपातकाल स्थिति आया था, इसलिए ये आपातकाल एक बार लगा था, बस इतना ध्यान रखिएगा। देखिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल जी करेंगे, और कौन कर सकते हैं? कोई नहीं कर सकते, है ना? ऑप्शन नंबर जो है क्या होगा, शी होगा, राज्यपाल, गवर्नर।
चलेगा। 39वां प्रश्न है कि निम्न में कौन सा प्रस्ताव जो है संघीय बजट से संबंधित है। तो जैसे ही प्रस्ताव की बात होगी, संघीय बजट की बात होगी, वो संबंधित अगर आपको इस ऑप्शन के हिसाब से कौन सा लग रहा है आप बताइए, तो फिर मैं बताऊंगा। तो ऑप्शन नंबर सी कटौती होगा। जैसे ही प्रस्ताव संघीय बजट की संबंधित है तो कटौती से संबंधित है, यही आंसर आपका सही होगा। 39वां का सी होगा, ये जरूर ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत या राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है। तो सिंपल जवाब और सटीक जवाब का आंसर दीजिए। तो क्या होगा, नीति निर्देशक हम लिए हैं अपने जो है आयरलैंड से लिए हैं। तो भारतीय संविधान जो है हमारा जो है भारत का जो संविधान है वो नीति निर्देशक तत्व जो लिया है आयरलैंड से लिया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही होगा। चलिए इसमें देखिए 41वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार जो है बताइए क्या है। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि पहले संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में था, लेकिन अब ये जो है वैधानिक अधिकार हो गया है, ये आप अच्छे से जानते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे वो सही लगाएंगे। चलिए 42 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव जो है भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। तो कौन सा भारत सरकार अधिनियम हुआ था, अब इस ऑप्शन के हिसाब से बताना है। तो हम सिंपल अच्छे से जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे, ऑप्शन नंबर सी 1935 के तहत किया गया था। जैसे ही संघीय प्रणाली का पहला प्रस्ताव की बात होगा तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया है। 43वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत करते हैं बता सकते हैं आप। तो लोकसभा की बात हो रही है, जैसे ही लोकसभा की बात होगी तो 2 सदस्य होंगे और 10 सदस्य तो आप जानते हैं, ऐसे टोटल सदस्य 12 होते हैं। ठीक है, चलिए आगे सवाल है कि पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार जो है क्या है। तो पारिवारिक जीवन बिताने का अधिकार जो है आपको क्या बताया जाएगा। तो हम बहुत सिंपल अच्छे से जवाब देंगे भाई कि 44वां प्रश्न का आंसर का जवाब ऑप्शन नंबर सी नागरिकता का अधिकार है। जैसे ही परिवार की बात होगी नागरिकता की बात होगी, नागरिक हैं हम लोग। 45वां प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों का समुच्चय सदा एक अंग होता है। मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है, मौलिक अधिकार नहीं, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य मौलिक कर्तव्य ये है, ठीक है। और मौलिक अधिकार मूल अधिकार वो अलग है ना, जानते हैं। तो मौलिक कर्तव्य का यहाँ पे मौलिक की जगह पे मूल दे देगा तो टेंशन नहीं लेना है, इसलिए मैं ये बात शब्द दोहरा रहा हूँ, ठीक है। तो समुच्चय सदा एक अंग होता है, तो क्या होगा। 45वां प्रश्न का आंसर जवाब ऑप्शन नंबर सी समाजवादी संविधान का होगा। ये समुच्चय सदा अंग जो है अंग होता है, समुच्चय ऐसे बोला जाता है। चलिए 46, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम निर्धारित आयु कितनी होती है। राज्यसभा बनना है तो 30 वर्ष तो होना जरूरी है, और 25 वर्ष है तो लोकसभा का जो है आप होना जरूरी है 25 वर्ष, और 35 वर्ष तो आपको राष्ट्रपति राज्यपाल बनना हो तो 35 वर्ष, या आपको जो है उपराष्ट्रपति बनना हो। 21 वर्ष बनना है तो आपको पंचायती जो है ग्राम पंचायत से आप लड़ सकते हैं, पंचायत में आप सम्मिलित हो सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। चलिए 27वां प्रश्न की बात करें तो भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो भारत में राज्य विधानमंडल के उच्च सदन को क्या कहा जाता है, अगर आपसे पूछते तो हम जवाब देंगे ऑप्शन नंबर ए विधान परिषद। क्या जवाब देंगे, विधान परिषद, ठीक है। 48 क्वेश्चन नंबर है, यदि भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र जो है देता है तो इसे किसका त्याग पत्र माना जाता है। तो हम बताएंगे कि अब मान लीजिए कि हमको भारत का प्रधानमंत्री है, मान लीजिए हम भारत के प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री के अगर मान लीजिए राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देना है, हम त्याग पत्र दिए तो किसका त्याग पत्र माना जाएगा, ये किसका माना जाएगा। क्या केवल प्रधानमंत्री को, नहीं, संपूर्ण मंत्रिपरिषद को माना जाता है ना। तो यही तो होगा, मतलब मंत्रिपरिषद तो गए, मंत्रिपरिषद के मतलब प्रधानमंत्री तो गए, मंत्रिपरिषद भी जाएंगे जो साथ में हैं, समझ गए। 49 क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी राज्य की विधानसभा में किसी दल को पूर्ण बहुमत नहीं प्राप्त हो तो राज्यपाल किसके अनुसार कार्रवाई करेगा। तो किसके अनुसार कार्रवाई करेगा बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी स्वयं निर्णय ले सकता है, स्वयं निर्णय कर सकते हैं, ठीक है। स्वयं निर्णय की बात होगी इसमें, अगर मानिए बहुमत नहीं मिलेगा तो वो तो हट गए, तो ये स्वयं निर्णय कर सकते हैं, पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो। अब 50वां प्रश्न है कि भारत इसलिए धर्मनिरपेक्ष राज्य है क्योंकि हमारे देश में क्या है बता सकते हैं।
बहुत सिंपल जवाब दीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए, राज्य का कोई धर्म नहीं होता इसलिए हमारा राज्य, हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष है। चलिएगा, ये हो गया आपका खत्म, ये 50 क्वेश्चन आपका पॉलिटिकल हो गया खत्म। अब चलिए आएंगे हिस्ट्री का मॉक टेस्ट, 50 क्वेश्चन, वो भी 9 प्रैक्टिस सेट है। उसके बाद इकोनॉमिक्स, उसके बाद बायोलॉजी का जो खत्म हो रहा है उसका मॉक टेस्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आप जानते हैं, समझते हैं तो समझ के पढ़ लीजिए। आपका कोई भी एग्जाम हो, या बिहार एसएससी उठाइए, बीपीएससी उठाइए, या रेलवे का कोई एग्जाम उठाइए, जीके के मामले में ये चूकिएगा नहीं, क्योंकि इससे ज़्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत। अब आप हैं तभी हम हैं, ये हमेशा याद रखेंगे। बाय बाय। और इसका ऐड करके भी दे दिया जाएगा।